हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 1 फरवरी और आज की इस क्लास में हम लोग 31 जनवरी 2023 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अपना सारा का सारा कंटेंट रहता है वो सारा का सारा जो कंटेंट होता है कुमार गौरव सर के द्वारा जो क्लास करवाई जाती है उस क्लास का ये कंटेंट रहता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाता है और उसके बाद में जो लल्लन टॉप क्वेश्चंस रहते हैं उनका रिवीजन करवाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और पूरी क्लास का रिवीजन जो है आपको केवल और केवल 20 से 25 मिनट में करवा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां से आप ये जो डेली करंट अफेयर्स की हैंड रिटन नोट्स हैं वहां से आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है हॉकी विश्व कप 2023 से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ से कौन कौन से हमको प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहला हमको प्रश्न ये याद रखना है कि जो हॉकी विश्व कप 2023 में हुआ है ये कौन से नंबर का हुआ है। तब आपको बता देना है कि ये 15वें नंबर का हुआ है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका जो आयोजन है उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ पर, राउरकेला तथा भुवनेश्वर में, यानी कि 2 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। इसका जो फाइनल मैच हुआ है किसके किसके बीच हुआ है, इसका फाइनल मैच हुआ है जर्मनी और बेल्जियम के मध्य। फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ है, जर्मनी और बेल्जियम के मध्य हुआ है। और विजेता टीम कौन सी रही है, विजेता टीम रही है इसकी जर्मनी। और जर्मनी ने जो हॉकी विश्व कप है ये तीसरी बार जीता है, यानी कि इसके पहले भी हॉकी विश्व कप का विजेता ये रह चुका है। वो भी कितनी बार, 2 बार। और इस बार ये इसका कौन सा खिताब है, तीसरा खिताब है। उपविजेता की बात करेंगे तो उपविजेता कौन रहा है, उपविजेता रहा है बेल्जियम। और जर्मनी को कौन सा मेडल दिया गया है, जर्मनी को गोल्ड मेडल दिया गया है। और बेल्जियम को कौन सा मेडल दिया गया है, बेल्जियम को दिया गया है यहाँ पर सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल। अगर हम बात करेंगे ब्रॉन्ज मेडल की तो ब्रॉन्ज मेडल किसे दिया गया है, ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है नीदरलैंड को। किसे दिया गया है, ब्रॉन्ज मेडल नीदरलैंड को इसमें दिया गया है। अगर हम बात करेंगे हॉकी विश्व कप की तो हॉकी विश्व कप जो है सर्वाधिक बार किसने जीता है, हॉकी विश्व कप को सर्वाधिक बार किसने जीता है, तो ये जीता है पाकिस्तान ने। और भारत ने हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है, भारत ने केवल और केवल 1 बार हॉकी विश्व कप जीता है। तो अभी हमने आपको बताया कि हॉकी विश्व कप जो 2023 हुआ है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, जर्मनी ने जीता है। रजत पदक किसने जीता, यानी कि सिल्वर मेडल किसने जीता है, ये बेल्जियम के द्वारा जीता गया है। और कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, ये नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। अगर हम बात करेंगे हॉकी विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है निकलास वेलेन को, जो कि जर्मनी के हैं। और फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है, फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है बेल्जियम टीम को। किसे दिया गया है, बेल्जियम टीम को। तो दोस्तों यहाँ पर हॉकी विश्व कप से रिलेटेड जितने भी हमने पॉइंट आपको बताए हैं ये सभी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए ये पॉइंट सभी के सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। किसने इसकी घोषणा की है, न्यूजीलैंड ने की है। और बात करेंगे न्यूजीलैंड की तो इसके बारे में एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा जाता है स्टैटिक जीके का। पूछा जाता है कि महिलाओं को मतदान देने का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। और न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं क्रिस हिपकिंस। कौन बने हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री, क्रिस हिपकिंस बने हैं। क्योंकि जेसिका जो अर्डन है इनके द्वारा अभी हाल ही में क्या कर दिया गया है, इनके द्वारा अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया है। तो जेसिका अर्डन के द्वारा जब इस्तीफा दिया गया तो नया प्रधानमंत्री यहाँ का किसे बनाया गया है, यहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है क्रिस हिपकिंस को।
अगर न्यूजीलैंड की राजधानी पूछी जाएगी तो न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएगी वेलिंगटन। क्या हो जाएगी? वेलिंगटन। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किसने की है और इसको कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा है किसने की है? ये की गई है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और कहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड के रुद्रपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। अब बात आई है यहाँ पर उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। देखो केवल ऐसे ही लिखा हो कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तब आपको बता देना है देहरादून। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, तब आपको बता देना है कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है? ये हो जाएगी गैरसैंण। क्या हो जाएगी? गैरसैंण। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड है ये किसने जारी किया है? ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना जो है ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कौन से आयोग की सिफारिश पर हुई थी? तब आपको बता देना है कि यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है इसका उद्देश्य क्या है, तो हरित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है कितने रुपए का होने वाला है, तब आपको बता देना है 16,000 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है कब तक किया जाएगा? 31 मार्च तक। और ये जो इन्वेस्टमेंट है कितने चरणों में पूरा होगा? 2 चरणों में पूरा होगा, जिसमें से पहले चरण में 8,000 करोड़ और दूसरे चरण में भी 8,000 करोड़। ये जो पहले चरण में 8,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसमें से 4,000 करोड़ रुपए जो है पहले 5 वर्ष के लिए होंगे और जो बचे हुए 4,000 करोड़ रुपए होंगे ये अगले 10 साल के लिए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तब आपको बता देना है कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और जो वाशिंगटन डीसी है उसमें डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्मारक मित्र योजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? स्मारक मित्र योजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में ये चलेगी। ये जो योजना है किसके क्रियान्वयन में चलेगी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। और इसका जो शुभारंभ है किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अगर हम बात करेंगे ये जो स्मारक मित्र योजना है किस योजना के स्थान पर शुरू की गई है, तो धरोहर गोद लें जो योजना है इसके स्थान पर इसको शुरू किया गया है। किसके स्थान पर? धरोहर गोद लें योजना के स्थान पर। धरोहर गोद लें जो योजना है ये कब शुरू हुई थी? 27 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी। और ये जो योजना है स्मारक मित्र योजना, इसके तहत कितने स्मारकों का रख रखाव किया जाएगा? तब आपको बताना है कि 1000 स्मारकों का रख रखाव किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे यूनेस्को विश्व धरोहरों की संख्या की, तो यूनेस्को जो विश्व धरोहरों की संख्या है कितनी है? 40 है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या कितनी है? भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर की संख्या 40 है। और उसमें से सांस्कृतिक धरोहरों की संख्या कितनी है? 32। और प्राकृतिक धरोहरों की संख्या कितनी है? 7। और मिश्रित धरोहरों की संख्या कितनी है? 1 है। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है, तो ये हो जाएगी कंचनजंगा।
कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। और यूनेस्को विश्व धरोहर में नवीनतम विश्व धरोहर कौन सी है? तब आपको बता देना है, ये हो जाएगी धौलावीरा। कौन सी हो जाएगी? धौलावीरा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में हुए हैं? उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में हुए हैं? तब आपको बता देना है कि ये जो सर्वाधिक नामांकन हुए हैं कहाँ हुए हैं? उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 2019-20 में कितने नामांकन हुए थे? 3.85 करोड़। और 2020-21 में कितने हुए हैं? 4.14 करोड़, यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये जो अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 है, इसको किसने जारी किया है? इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तब आपको बता देना है कि यहाँ के जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय के कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो विश्वविद्यालय में पहले स्थान पर कौन सा रहा है? विश्वविद्यालय की संख्या में अगर पूछा जाएगा पहले स्थान पर कौन है, तब आपको बता देना है राजस्थान। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रोजेक्ट एस्पिरेशन। प्रोजेक्ट एस्पिरेशन जो है ये कहाँ शुरू किया गया है? इसको तेलंगाना में शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया है? ओक्सैन यूनिवर्सिटी जो है इसके द्वारा ये शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया है? तो 9th से लेकर 12th तक की जो बच्चियां हैं, यानी कि जो लड़कियां हैं, उनके लिए इसे शुरू किया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो न्यायाधीशों का जो पैनल है उसके द्वारा गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड की झांकी हो जाएगी। और उत्तराखंड की झांकी में क्या दिखाया गया था? मानस खंड को दिखाया गया था। लेकिन वहीं पर अगर आपसे ये पूछ दे कि MyGov पैनल द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया, तो ये गुजरात की झांकी को घोषित किया। गुजरात की झांकी में क्या दिखाया गया था? मोढेरा गांव को दिखाया गया था, जो कि पहला गांव ऐसा है जो कि सौर ऊर्जा संचालित गांव है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग से रिलेटेड। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएंगी जयंती पटनायक। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगी रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये कैसा आयोग है? ये एक वैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? यह एक वैधानिक आयोग है। और 31 जनवरी 2023 को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन से नंबर का? 31वें नंबर का। और इसकी स्थापना हुई कब थी? स्थापना हुई थी 1990 के अधिनियम के द्वारा 31 जनवरी 1992 को। तो यहाँ से 5-6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से रिलेटेड। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कहाँ आए थे? भारत आए थे। 1917 में इन्हीं के द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। चंपारण कहाँ है? बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह इनके द्वारा कब शुरू किया गया था? 1918 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इसीलिए 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं, यानी कि पुण्यतिथि जो होती है और शहीद दिवस के रूप में इनकी मनाई जाती है। और 30 जनवरी 2023 को इनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 75वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उसके बाद में एक पॉइंट और पूछा जाता है कि इनका जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर वाला, यानी कि 2 अक्टूबर को इनका जो जन्म दिवस पड़ता है उसको किस दिवस के रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 2007 को किसके द्वारा घोषित किया गया था? UNO के द्वारा घोषित किया गया था। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिया गया है लल्लन टॉप प्रश्नों से रिलेटेड। तो दोस्तों हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों का रिवीजन। तो चलिए देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्नों को। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला लल्लन टॉप प्रश्न दिया गया है कि
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को कहते हैं। एक पॉइंट और पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तब आपको बताना होगा बैरन द्वीप। कौन सा हो जाएगा? बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद में ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? ये 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 1948 को हुआ था। और इसी के द्वारा क्या किया गया था? इसी के द्वारा जो हैदराबाद नाम की रियासत हुआ करती थी उसको भारत में मिला लिया गया था। हैदराबाद रियासत को भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तब आपको बता देना है कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे 2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये सादिया से लेकर ढुबरी तक के बीच में स्थित है। और ये कहाँ है? ये असम में है। कहाँ पर है? ये असम में है। नदी पूछी जाएगी कौन सी नदी पर है? तब आपको बता देना है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सत्रिया। सत्रिया ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों की तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या है 8। कितनी है? 8। अगर बात करेंगे सत्रिया की तो ये जो सत्रिया नृत्य है इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसके संस्थापक माने जाते हैं श्रीमंत शंकरदेव। कौन माने जाते हैं? श्रीमंत शंकरदेव को इनका संस्थापक माना जाता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई असम में। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? डिगबोई में खोजा गया था। और डिगबोई कहाँ है? असम में है। भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत का रूर क्षेत्र दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है। और ये रूर क्षेत्र जो है कहाँ स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तब आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। राफेल विमान का निर्माण किसने किया था? राफेल विमान का निर्माण फ्रांस की कंपनी डासॉल्ट कंपनी के द्वारा किया गया। वरुण एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच। गरुड़ एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है? भारत और फ्रांस के बीच। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है COP26 का आयोजन 2021 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। COP27 का आयोजन 2022 में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है मिस्र के शर्म अल शेख नामक स्थान पर। RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से वर्ष का है? वर्ष 2009 का है। और इसको कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। अगर बात करेंगे हम शिक्षा के अधिकार के अधिनियम की तो ये एक फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है। और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21A में है। और इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसको 86 यानी कि 86वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया था। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे RTI एक्ट यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार के अधिनियम जो है ये कौन से वर्ष का है? ये वर्ष 2005 का है। और इसको कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष से रिलेटेड है? 1986 से रिलेटेड है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष से रिलेटेड है? 1972 से रिलेटेड है। किससे? 1972 से।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है नरेगा अधिनियम। नरेगा अधिनियम कौन से वर्ष का है? वर्ष 2005 का है। ये कब लागू हुआ था? 6 को लागू हुआ था और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है मनरेगा। क्या कर दिया जाता है? मनरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू और ये कौन से राज्य की राज्यपाल चुनी गई थी? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अब इनसे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ध्यान देना, हमने क्या पूछा है? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू बताएंगे, लेकिन केवल और केवल ये पूछ दे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपको बताना है एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त होता है? आर्टिकल नंबर 226 के तहत प्राप्त होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये कितने प्रकार की रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का जो पद है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 153 में है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो ये बनाती है अमेरिका और कनाडा के बीच में। जबलपुर, जबलपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये हो जाएगी लिम्पोपे नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये हो जाएगी कॉन्गो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी माही नदी। इसको याद करने की मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप लोग अच्छे से याद रख लेना। तो ये तीनों नदियों के नाम और कौन कौन सी नदी किसको 2 बार काटती है वो आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर इसको हम पृथ्वी माने तो आपको पता होगा कि बीचों बीच में कौन सी रेखा होती है? विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। और इसके नीचे ठीक नीचे कौन सी रेखा होती है? इसके नीचे होती है 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री अगर इसके नीचे आएंगे यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो रेखा होती है वहाँ पर कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है। और भूमध्य रेखा के ऊपर में यानी कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होती है वहाँ पर होती है कर्क रेखा। तो अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि LCM, आप लोग मैथ में LCM खूब निकालते होंगे, वही आपको याद रखना है LCM। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? लिम्पोपे नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? कॉन्गो नदी। और ये हो जाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है LCM। L से लिम्पोपे नदी, C से कॉन्गो नदी, M से माही नदी। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तो पिंडवानी नृत्य। पिंडवानी नृत्य कौन से राज्य का है? ये छत्तीसगढ़ का है। राउत नाचा कौन से राज्य का है? राउत नाचा भी छत्तीसगढ़ का है। चाप चार कूट महोत्सव कहाँ होता है? चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम में होता है। इसी को बम्बू डांस भी कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। LPG के मुख्य घटक क्या होते हैं? LPG के जो मुख्य घटक होते हैं क्या होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन। तेलंगाना, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद के बारे में अभी हमने आपको बताया है कि इसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये यांग टीसी क्यांग है। कौन सी? यांग टीसी क्यांग। और ये कहाँ प्रवाहित होती है? ये चीन में प्रवाहित होती है, यानी कि ये चीन की नदी है। ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? ऑपरेशन आहट जो है ये रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा यानी कि RPF के द्वारा शुरू किया गया है।
आयोडीन 131 का उपयोग कौन सी बीमारी के उपचार में करते हैं? तो थायराइड कैंसर के उपचार में करते हैं। अगर हम कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। और कैंसर के लिए जागरूकता जो दिवस है कब मनाते हैं? इसको 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कौन से बीमारी के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नवीनतम सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कौन से नंबर का है ये? 193वें नंबर का। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका नवीनतम सदस्य कौन सा है? अंडोरा। कौन से नंबर का? 190वें नंबर का। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन के बारे में इसका नवीनतम मेंबर अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा ईरान, जो कि कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का है। अब यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ में कितने मेंबर हैं? तो 193 हैं। IMF में कितने मेंबर हैं? 190 हैं। SCO के कितने मेंबर हैं? SCO के 9 मेंबर हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। तो जितने भी पॉइंट हमने आपको यहाँ पर बताए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उनका उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 1 में है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था इसका गठन? 1953 में। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 2020 को। कोलार की खान कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये किसके लिए फेमस है? ये गोल्ड के लिए फेमस है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। कहाँ है? उत्तराखंड में। यूके यानी कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण है। कौन सी है? गैरसैंण। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।